गुड आफ्टरनून। कल संडे के अखबार में कई सारे आर्टिकल हैं जिन पर मैं शाम को बात करूँ, और आज मंडे में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं हैं। कुछ जो वर्ल्ड पेज पर न्यूज़ है, एक तो आपको ओलंपिक 2020 से देख लेना, 21 में हो रहा लेकिन है 20, इसलिए अगला 24 में पेरिस में होगा। उसमें ये बड़ी जनरल से बातें हैं कि किसको सबसे ज़्यादा मेडल मिले, टॉप 10 में कौन कौन कंट्री रही, भारत में किसने किसको क्या पाया, और मुझे लगता है कि किसने कौन सा मेडल पाया। इसके अलावा आईएएस में प्रीलिम में पूछा जाएगा तो कौन किसका कोच है, तो कोच पर भी नज़र रखिएगा क्योंकि कोचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कोच के बारे में ज़रूर जानते रहिए। और ये कुछ न्यूज़ है। बाकी आज के एडिटोरियल पेज पर एक तो इसी जो इनको नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला है उस पर पहला आर्टिकल है डेस्क, और दूसरा है आरबीआई को लेकर के जो तो ये, मगर इसमें जो दो गेस्ट वाले हैं, पहला अफ़गानिस्तान से लेके विवेक काटजू का है, तो ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। अफगानिस्तान पर लगातार कुछ ना कुछ आता रहेगा। और दूसरा है रिविजिट द आइडिया ऑफ एजिंग आउट इंडियाज़ कोल प्लांट्स, तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो पहले अफगानिस्तान पर बात करते हैं। अफगानिस्तान पर जो विवेक काटजू का आर्टिकल है वो मोटा मोटी तीन बातों पर लेकर के, एक तो ये है कि यूएस आज जो कर रहा है ये यूएसएसआर 30 साल 40 साल पहले 35 साल पहले कर चुका है, और जो वजह यूएसएसआर की फेलियर की थी, यूएसए ने वही लेसन मैंने हिस्ट्री को दोहराया है, उससे कोई लेसन नहीं लिया। दूसरा ये है कि इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए, और किस तरीके से परिस्थितियाँ राजीव गांधी में और नरेंद्र मोदी के ज़माने में किस तरीके से परिस्थितियाँ एक जैसी हैं, लेकिन एक जैसी होने के बावजूद भी हैंडलिंग एक जैसी नहीं हो पा रही है। तो पहले तो यूएसएसआर और यूएसए के फेलियर का जो बड़ा कारण है वो ये है कि दोनों ने इस बात का साहस नहीं किया या इस बात को लेकर के सतर्कता नहीं दिखाई कि जब तक इनका जो सेफ हेवन है, उस ज़माने में मुजाहिदीन का, इस ज़माने में तालिबान का, उस पर इन लोगों ने क्रॉस बॉर्डर अटैक नहीं किया, माने पाकिस्तान का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ब्रीच नहीं की। उस धमकी उस ज़माने में गोरबाचौव ने भी दी थी जियाउल हक को, जब उन्होंने कहा था कि मॉस्को वुड इंश्योर दैट पाकिस्तान फेसेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैकिंग द मुजाहिदीन। जियाउल हक ने उसे गीदड़ भभकी समझी थी और जो कि साबित हुई। उसके बाद जो है वो चाइना, उसने यूएसएसआर ने वाइंड अप कर लिया था अपने प्रोग्राम को, और मुजाहिदीन के साथ अकॉर्ड जो जिनेवा अकॉर्ड के नाम से 88 में करना पड़ा था, माने जिनके खिलाफ लड़ने गए थे उनके खिलाफ ट्रीटी, उनके साथ ही ट्रीटी करनी पड़ती और एक तरीके से पॉलिटिकल रिकग्निशन देना पड़ता। ठीक वैसी ही बात यहाँ पर हुई जब ट्रंप ने इनको हड़काया पाकिस्तान को, जब उन्होंने कहा कि वी कैन नो लॉन्गर बी साइलेंट अबाउट पाकिस्तान सेफ हेवन्स फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, द तालिबान एंड अदर ग्रुप्स दैट पोज ए थ्रेट टू द region and beyond. Pakistan has much to gain from the partnering with our effort in Afghanistan. और आगे है कि पाकिस्तान के लाइज एंड डिसीट को हम उसी के सिक्के में अदा करेंगे, ऐसा। लेकिन इस पर भी पाकिस्तान ने इसे धमकी ही माना, और अल्टीमेटली ये लोग भी तालिबान और यूएस के साथ भी उसी तरीके का समझौता हो रहा है, जैसा माने दोनों जगहों पर जिनके खिलाफ लड़ने गए उन्हीं को अपने बराबर की टेबल पर ला करके समझौता करना पड़ रहा है। और दोनों वजहों से उस समय पाकिस्तान मुजाहिदीन को शरण दे रहा था, और पाकिस्तान के पीछे पूरा माने भरपूर जो है यूएस समर्थन था। आज की तारीख में यूएस तालिबान से लड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान में तालिबान को पूरा संरक्षण था, और ये चेंज आया है कि पाकिस्तान अकेले अपने बूते पर ही तालिबान को समर्थन देने में सफल रहा। उस ज़माने में पाकिस्तान अमेरिका के सहयोग के कारण यूएसएसआर के अटेम्प्ट को फेल करता है, और इस बार यूएस के अटेम्प्ट को अकेले पाकिस्तान फेल कर देता है। ये बात इसका
वो है फेलियर की वजह बताई गई है। दूसरा ये है कि उस ज़माने में राजीव गांधी ने एक समझदारी ये दिखाई थी कि इंडिया को इस बार भी आप देखेंगे कि जो ट्राइका यूएसएसआर ने बनाया भारत को उसमें नहीं रखा, जो क्वाड बनाया अमेरिका ने उसमें भी भारत को नहीं रखा। नहीं, दोनों जो बिग पावर्स कभी रहे वो दोनों लोग इंडिया के रोल को पैसिव ही स्वीकार करते हैं, एक्टिव रोल में उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उस ज़माने में भी इंडिया का यही रोल उन लोगों के नज़र में था, पाकिस्तान और अमेरिका की नज़र में, कि इंडिया केवल यूएसएसआर पर प्रेशर बनाए कि कैसे जल्दी से जल्दी छोड़ें। लेकिन जब राजीव गांधी ने कहा कि जहीर शाह के साथ उनका जो उस समय रोम में एक जायद नेता रह रहे थे जो किंग फैमिली से आते थे, उनके साथ बात करने का जैसे ही डिस्क्लोजर दिया, उन लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। और जो गैलब्रेथ जो है, जब इनकी राजीव गांधी से मुलाकात हुई तो इन्होंने जो अपनी बात लिखी है वो एक किताब की बेसिस पर लिखी है, जो इन्होंने लिखा है भट्टाचार्य ने, भट्टाचार्य जी का ये जो स्पेलिंग है हमारी BHATTACHERJEE भट्टाचार्य जी की किताब के बेसिस पर की। तो गैलब्रेथ बड़ा सरप्राइज हुआ ये जान पर के गैलब्रेथ से इन्होंने लिखा है कि उनके राजीव गांधी के पहले से ही संबंध थे, कि उन्होंने कहा मेरे सब लोगों से बातचीत है। तो ये लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि राजीव गांधी या इंडिया जो है वो सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करेगा। उस ज़माने में इस ज़माने में फ़र्क यह है कि नजीबुद्दौला, जो डॉक्टर नजीबुद्दौला थे, उनका उस समय का काबुल पर टोटल होल्ड था, माने पूरे अफ़गानिस्तान की अमूमन सभी कम्युनिटीज़ के साथ उनके अच्छे रिलेशन थे और उनकी होल्ड अफ़गानिस्तान पर ज़्यादा मजबूत थी बनस्पत आज गनी का जो होल्ड है वो अफ़गानिस्तान पर कमज़ोर है। माने कहने का ये है कि इस समय की परिस्थितियाँ जो है वो उस ज़माने की परिस्थितियों से बेहतर हैं। माने उस ज़माने की मुजाहिदीन के पक्ष में जो परिस्थितियाँ थी उससे बेहतर तालिबान के पक्ष में परिस्थितियाँ हैं। दूसरी बात यह है कि उस ज़माने में मुजाहिदीन से भारत बात कर रहा था और आज हम तालिबान से बात नहीं कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि तालिबान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और तालिबान एक मतलब जब वो चाहता है कि जब कभी भी इंटरनेशनल फोर्सेज इतना ज़्यादा हमको दबाव में डालें कि हमको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आकर के समझौता करना पड़े, तब तक हमारे पास अफ़गानिस्तान का इतना बड़ा हिस्सा होना चाहिए कि उस पावर शेयरिंग में लायन शेयर हमको मिले। तो ये पक्की बात है कि हो सकता है कि सोल रूलर उभर करके ना आए तालिबान, लेकिन ये नहीं होगा कि तालिबान के पक्ष में भारी अफ़गानिस्तान का हिस्सा ना हो। ये तो इसका मतलब हुआ। और इसमें बाद में कहा मैंने तालिबान से बातचीत, तालिबान जैसा चाहता भी है तो उससे बातचीत करना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय, जैसे यूएस की जो लिस्ट स्टेट जारी करता है उसमें हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिस्ट है, होम मिनिस्ट्री की जो लिस्ट है, उसमें आपको जान के ताजुब होगा कि तालिबान जो अफ़गान तालिबान है उसको टेररिस्ट लिस्ट में नहीं डाला गया है। ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि तालिबान टेररिस्ट की लिस्ट में नहीं है, तालिबान संगठन एज एन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात यह है कि जब कभी आप पढ़ते होगे तो आप उसमें लिस्टेड में जितने लोगों के नाम पढ़ते हो उसमें टीटीपी को पढ़ लेते हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये डिफरेंट संगठन है। हक्कानी नेटवर्क का इसको भी समर्थन प्राप्त है, लेकिन जैसे मोहम्मद है, अल-कायदा है, ये सारे संगठन टेररिस्ट संगठन में आते हैं। हक्कानी नेटवर्क भी आता है, लेकिन तालिबान अफ़गानिस्तान नहीं है। और दोनों में के बीच में फ़र्क भी आप जान लीजिए। टीटीपी पाकिस्तान तालिबान के नाम से जानते हैं, उसका नाम ही टीटीपी है, तो उसे इसीलिए पाकिस्तान तालिबान के नाम से जाना जाता है। इसे जिसके बारे में आजकल बहुत पढ़ा जा रहा है, ये अफ़गानिस्तान तालिबान है। तालिबान दोनों हैं, लेकिन जो टीटीपी है वो पाकिस्तान की आँख की किरकिरी है और वो लगातार पाकिस्तान की सेना जो है उसको लगभग तबाह करने, अभी लंबे समय से उसके जितने बड़े लीडर्स और जो वहाँ के जहाँ जहाँ उनके अड्डे रहे वहाँ पर उन्होंने बमबार्डिंग करके उसको भारी मात्रा में तबाह किया। उसकी वजह ये है कि जो टीटीपी है, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, माने पाकिस्तान तालिबान है, वो जो पाकिस्तान की सेना है उसको माने मुनाफिकीन के नाम से बुलाता है।
माने हाइपोक्रिटिकल, पाखंडी या ऐसे कह लीजिए, और दूसरा कहता है ये अन इस्लामिक हैं, ये काफ़ी टाइप के लोग हैं, और ये कहता है कि वाजिबुल कत्ल, माने इनके खिलाफ कत्ल करना वाजिब है। तो इसलिए माने एक तरीके से वो सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना को चुनौती देते हैं। और जो अफ़गान तालिबान जो है वो पाकिस्तान की सेना को अपना हमसफ़र मानता है, अपने आँख की पुतली मानता है, वो तो अपना सहयोगी मानता है। ये अलग बात है कि सत्ता में आने के बाद रिलेशन क्या बनेंगे, वो अलग बात है। दूसरा एक बात ये भी कहना है कि संसार के बड़े बड़े जो ह्यूमन राइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हैं, और तमाम हमारे यहाँ के तमाम सारे सो कॉल्ड जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, और बात बात पर वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, बात बात पर सांप्रदायिकता की बात करते हैं। ऐसे किसी भी संगठन ने और आमो खास ने जो है किसी भी तरीके का कोई अभी तक जेस्चर नहीं दिया है जिसमें तालिबान को शैतान कहा गया। सब लोग मान के चलते हैं कि तालिबान एक अच्छा संगठन है, बस उसके कारनामे हैं गलत हैं, ये कारनामा ठीक कर ले तो क्या बात। तो अभी तक ना उसके लीडर का, जिसका नाम मौलवी जो हैबितुल्लाह अखुंडजादा है, इसका कहीं पुतला नहीं जलाया गया है। और इसके जो तरीके हैं आप देख ही रहे होंगे, अखबार में आज भी पढ़िए कि जहाँ जहाँ कब्जा किया, अभी लेटेस्ट जो कैपिटल में कब्जा किया है वहाँ पर ये माइक से, लाउड स्पीकर से जो है वो घोषणाएं कर रहे हैं, और घरों में रहने वाली स्त्रियों, बच्चों, स्त्रियों, लड़कियों, औरतों के बारे में उम्र पूछ रहे हैं, और ज़बरदस्ती निकाह कर रहे हैं। जिन घर में ऐसी लड़कियां हैं जिनसे विवाह किया जा सकता, विवाह माने 12-13 साल से लेकर के और 45-50 साल तक की औरतें जो माने फर्टाइल हैं, जो बच्चे पैदा कर सकती हैं, ऐसे किसी भी औरत से ज़बरदस्ती निकाह कर लेना। और बाकायदा वो लाउड स्पीकर से बताते हैं कि आप अपने घरों से आकर के अपनी औरतों के बारे में हमको डिटेल में बताइए, वरना कत्ल कर दिया जाएगा। ऐसे बेरहम संगठन को अभी तक भारतवर्ष के किसी भी मंच पर, किसी भी जगह पर, चाहे वो मतलब शांति पसंद और अल्लाह के लिए सरेंडर इस्लाम मज़हब को मानने वाले हों, चाहे बौद्ध और जैन हों, चाहे हिंदू हों, चाहे राजनैतिक, चाहे NGO हों, इसके तालिबान के कारनामे को लेकर के कहीं पर भी किसी तरीके का अभी कोई कंडमनेशन, कोई किसी तरीके के विरोध की आवाज़ें नहीं आई हैं। छोटी छोटी बातों पर कहीं एक आदमी मार दिया गया अमेरिका में, फ्रांस में, इंडिया में, तो उसको लेकर के सड़कों पर लोग उतरते हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे तालिबान को लेकर के, तालिबान माने उसके होने को किसी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि ये ख़राब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से यदि बड़े पैमाने पर संसार के शांत प्रिय लोग जो हैं और जिन्हें एक सिविलाइज सोसाइटी पसंद है, वो इसको कंडेम करें तो तालिबान डिस्करेज हो सकता है। लेकिन ऐसी चुप्पी तालिबान के साहस को बढ़ाती है। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृत लक्षण। यदि आप सभी मौन हैं तो इसका मतलब उसके क्रियाकलाप को आप स्वीकार करते हैं। और द्रौपदी ने भरी सभा में कहा था कि जो मौन है, इतिहास उनसे भी कभी सवाल करेगा कि आप मौन रह करके अधर्म के साथ क्यों हैं। मौन रह करके आप अधार्मिक सहयोग से बच नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस बात को सोचना पड़ेगा कि तालिबान जैसे संगठनों के क्रियाकलापों का, उनके मजहब को मत जाइए, उनके तरीके को देखिए। उनका तरीका जो है वो हैवानियत का है, इंसानियत के खिलाफ है। तालिबान का संघर्ष केवल एक लैंडलॉक कंट्री अफ़गानिस्तान, जो निश्चित रूप से धरती का एक सुंदरतम देशों में से एक देश है, वहाँ के स्त्रियों, बच्चों को भी उसी तरीके से इस खुले आकाश के नीचे रहने का हक है जैसे संसार के किन्हीं लोगों का है। ऐसे बदहवास समूह का यदि कंडेमनेशन सिविल समाज नहीं करता है तो आने वाले समय में इस समाज के लिए एक सुरक्षित स्थान तलाशना मुश्किल हो जाएगा। बाकी अखबार के बाकी आर्टिकल्स पर बाद में चर्चा करेंगे। थैंक यू।